हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9 एंड चैप्टर 2। टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। लास्ट क्लास में हमने भारत की अवस्थिति स्थिति के बारे में देखा था, ठीक है। आज हम उसकी स्थलाकृति के बारे में जानेंगे कि वहाँ क्या क्या स्थलाकृतियाँ हैं, कैसा देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों के से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। ठीक, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो इसको ध्यान में रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है और इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। तो सबसे नई स्थलाकृतियाँ क्या है? हिमालय और उत्तरी मैदान। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें उच्च शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। देखिए, जलोढ़ निक्षेप से कैसे बना है उत्तरी मैदान, जैसे नदियाँ पहाड़ से आ रही है, ठीक है। तो जब पहाड़ से उत्पत्ति ओरिजिन है नदी की, तो वहाँ से क्या होता है कि उस टाइम नदी जो है युवावस्था में होती है, ठीक है। ओरिजिन है, जन्म हुआ नदी का, तो उस टाइम युवावस्था में होगी, उसके बाद तक कुछ देर तक तो युवावस्था में उसके पास बहुत ही ज़्यादा जोश जज्बा रहता है, जिसकी वजह से बहुत तेज उसकी धारा होती है और चलती है। उसी टाइम अगर उसके रास्ते में कोई पत्थर चट्टान टकराए तो वो उसको भी काटते हुए आगे बढ़ती है, काटकर जो भी अवसाद छोटे छोटे पत्थर है उसको भी अपने साथ लेकर आती है, ठीक है। तो जैसे ही वो नदियाँ अपने साथ लेकर आती है और धीरे धीरे, जब ये युवावस्था में थी, फिर धीरे धीरे ये मैच्योर अवस्था में जाएगी, फिर ओल्ड अवस्था में जाती है, ठीक है। जब उसकी धारा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ओल्ड अवस्था में उसके पास उतना शक्ति नहीं रहता है कि वो अपने साथ जो भी अवसाद लेकर आए हैं उसको और आगे लेकर जाए, तो अपनी अवसाद को वहीं पे निक्षेप करने लगती है, ठीक है, मतलब जमा करने लगती है। तो उसी निक्षेप को, जमा किया हुआ जो निक्षेप होता है ना, उसी को जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है, ठीक है। और वो जो जलोढ़ निक्षेप है कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, वो वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। मैप में हम देख लेते हैं, हिमालय को दिखाया गया है यहाँ देखिए हिमालय, ये जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश नामचा बारवा तक इसका फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय के भाग के बारे में भी हमने पढ़ा था, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ठीक है। तो यहाँ देखिए काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, ठीक, शिवालिक श्रेणी है, और छोटे छोटे इसका भी शिव किला है, दर्रा जो है, बारालाचाला है, ठीक है। और ये नदियाँ देख लीजिए कि ये ऊपर पहाड़ है, उसके नीचे नदी का भाग है, ये देखिए नदी है, गंगा नदी है, गंगा नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये यमुना नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल यमुना नदी की सहायक है, ये सारे नदियाँ, सोन नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ये भारत में प्रवेश कर रही है और ये फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है मुख्य भौगोलिक वितरण, इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे।
भारत की भौतिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा वर्ग है? फर्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एंड द्वीप समूह। हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ठीक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत हिमालय श्रृंखला है। ठीक है। और जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। यहाँ देखिए हिमालय के सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ है? नेपाल में। और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई आपको कहीं कहीं मिलेंगे 8850। इससे पता चल रहा है कि हिमालय की जो हाइट है वो अभी भी बढ़ रही है माउंट एवरेस्ट की। ठीक। नेक्स्ट है कंचनजंगा। ये है भारत में और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। नेक्स्ट है मकालू और ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। नेक्स्ट है धौलागिरी और ये भी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। नेक्स्ट है नंगा पर्वत और ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा ये नेपाल में है अन्नपूर्णा और इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। कामेट ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नामचा बरवा भारत में है 7756 मीटर। गुरुला मंदाता ये नेपाल में है 7728 मीटर। इसमें देखिए कंचनजंगा है कहाँ? सिक्किम के पास आप देख सकते हैं, यह है कंचनजंगा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट यहाँ है नेपाल में। मकालू है। ठीक है। अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, गुरु मंदाता है। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए नंगा पर्वत है। ठीक है। मैप को भी साथ में ये कामेट है और नंदा देवी है। तो ये सबको मैप को भी आपको याद रखना है कि मैप में भी आपको लोकेशन याद रखना है कि कहाँ है। नेक्स्ट, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है वो ग्रेनाइट का बना है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखना है। हिमालय का जो भाग है वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह भी होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। ठीक। एवं हिमाचल या निम्न श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहा जाता है और इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है।
ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून भी है यहाँ। ठीक है, ये देखिए इस मैप में आपको अच्छे से और भी दिखाया गया है, मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ तो हमने देखा हिमालय का पार्ट यहाँ से फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है, ये तो हमने देखा। उसके नीचे क्या है, ये है नदी है, नदी क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप देख सकते ये यहाँ भी नदी, ये सिंधु नदी का है, ये गंगा नदी है। ठीक है, और ये कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और उसके बाद यहाँ भारतीय मरुस्थल है। ठीक, यहाँ अरावली श्रेणी है, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से आप देखिए कि नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि किन दो श्रेणी से होकर नर्मदा नदी बहती है, तो विंध्य श्रेणी एंड सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ तापी नदी भी है। यहाँ नर्मदा और तापी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये नदियाँ जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, बाकी सारी जो नदियाँ हैं जैसे कि गंगा नदी हो गई, महानदी हो गई, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन नर्मदा एंड तापी नदी जो है वो अरब सागर में मिलती है। तो ये दो नदियों को आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ माही नदी भी है और ये मालवा पठार है। ठीक है, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, यहाँ ध्यान में रखना है। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना, इसी का हिस्सा ये है गारो खासी जयंतिया, जो कि मेघालय में। तो इसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसको ध्यान में रखना है कि गारो खासी जयंतिया जो है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। वो एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ है पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है। ठीक, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप समूह है। अनाईमुडी, अनामलाई, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो सबको आपको ना क्या करना है, माइंड मैप करना है। यहाँ कोरोमंडल तट है, ये यहाँ महेंद्रगिरी है, उत्तरी सरकार है। ठीक है, ये है मालाबार तट है, कोंकण तट है। सबको आपको माइंड मैप रखना है कि कहाँ, अगर आप मैप में ये सब का लोकेशन आप अच्छे से देख लेते हैं तो याद रखना मुश्किल नहीं होगा। ये देखिए हिमालय पर्वत। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सतलज और सिंधु के बीच जो हिमालय है उसको क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय। लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुमाऊं हिमालय या पंजाब हिमालय स्थित है, ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन तो आपको क्या बताना है, सतलज एंड सिंधु नदी। ठीक है, दोनों एस है, ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम बात करें कुमाऊं हिमालय स्थित है कहाँ, सतलज एंड, ये इसमें भी सतलज है लेकिन दूसरा जो नदी है वो काली नदी, सतलज एंड काली नदी के बीच में ही कुमाऊं हिमालय स्थित है। ठीक, काली तथा तीस्ता नदी में नेपाल हिमालय, तो यहाँ यह भी ध्यान में रखिए, काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। एंड तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम बताइए। यहाँ देखिए कितने हमने देखा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, और नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय।
असम हिमालय। ठीक, तो ये 4 हिमालय को ध्यान में रखना है। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु के बीच में है। कुमाऊं हिमालय सतलज एंड काली नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय काली नदी एंड तीस्ता नदी के बीच स्थित है। और असम हिमालय जो है वो तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच स्थित है। बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है? 2 पहाड़ है, ठीक है, 2 ऊंची ऊंची पहाड़ है, उसके बीच से नदियां बह रही है, इसी को हम गॉर्ज कहेंगे। ठीक है, गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तक तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब हम जानेंगे उत्तरी हिमालय के बारे में। उत्तरी मैदान के बारे में जानेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। अभी हमने कुछ देर पहले मैप में भी देखा था। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। क्यों यहाँ सघन जनसंख्या क्यों है? सघन मतलब यहाँ बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि ये नदी क्षेत्र है, ठीक है, और वहाँ जलोढ़ निक्षेप है। तो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जलोढ़ निक्षेप है तो वहाँ क्या होगा? उपजाऊ भूमि होगी, जिसकी वजह से खेती भी अच्छी होती है। ठीक, समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र भी है। देखिए, ये उत्तरी मैदान आपको चित्र में दिखाया गया है और ये मिजो पहाड़ियाँ आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है और ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है और इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। आप याद कीजिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि नदी जब युवावस्था में होती है, फिर ये मैच्योर अवस्था में आती है, उसके बाद वृद्धावस्था में आती है। वृद्धावस्था में आने के बाद इसके पास बहुत सारे अवसाद वहाँ पे आ जाते हैं और फिर समुद्र में मिलने के पहले ये अवसाद को जमा करना चाहते हैं। तो एक जगह ये अवसाद को इस तरीके से जमा करते हैं, तो अवसाद जमा करते हैं और यहाँ से ये नदियाँ अलग अलग धाराएँ में बट जाती इस तरीके से, ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे? वितरिकाएँ कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बॉक्स में है, क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। ठीक, एक और बॉक्स में था, यहाँ देख लेते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप तो माजुली है और ये कहाँ बना है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है, ठीक है, और मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। तो सिंधु की सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी होगी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारे क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है गंगा। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। ठीक है, आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है और इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहेंगे, तराई कहा जाता है। और यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारा जब भारत और पाकिस्तान का हुआ था तो उस टाइम पाकिस्तान से आए शरणार्थी, जो पाकिस्तान से लोग आए थे, उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को भी काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी इसी क्षेत्र में है। ठीक है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोर का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहेंगे, खादर कहा जाता है और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि 2 पुराने जलोढ़ निक्षेप को हम क्या कहेंगे, भांगर, एंड नए जलोढ़ निक्षेप को हम खादर कहेंगे। तो यहाँ खादर जो है ना ज़्यादा उपजाऊ होता है। अब हम जानेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के मुख्य भाग हैं मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तरफ बहती है और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। इस मैप में आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, दक्षिण का पठार जो है वो एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। ठीक, मैप में ये सारा दिया हुआ था। भारत के मैदान भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। अभी हमने कुछ देर पहले सारे पहाड़ी और श्रृंखला के बारे में देखा था मैप में। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में छोटा नागपुर पठार, महादेव पहाड़ियाँ, सतपुरा, विंध्य श्रेणी। ठीक है, और ये दक्कन पठार भी है। तो ये सारे पठार आपको इस मैप को अच्छे से देखना है और याद रखना है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। ठीक, इस पठार का एक भाग उत्तर पूरब में भी देखा जाता है,
जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी आंगलोंग तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जैसे गारो, खासी तथा जयंतिया है। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? ये तो मेघालय में है। ठीक है, लेकिन ये दक्षिण पठार का प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है और वे सतत है। सतत मतलब लगातार इस तरीके से। ठीक, तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट यही पश्चिमी घाट में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। सतत मतलब ये कंटिन्यूअस, इस तरीके से लगातार नहीं है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पूर्वी घाट सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या है? बढ़ती जाती है। ध्यान में रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं जैसे अनाईमुडी, डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? महेंद्रगिरी। ठीक है, 1500 मीटर। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवरॉय, जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित है। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में दिखाइए। आपका होमवर्क है, आप इसको मानचित्र, अगर आपके पास एटलस है तो वहाँ आप देखिए। हमने मैप में भी अभी कुछ देर पहले देखा था पहाड़ियों को, कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, ये सब पहाड़ियों को हमने देखा था। नीलगिरी पहाड़ी, वो उसी के आसपास ये भी है, ऊटी। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है और ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। अब हम जानेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक, यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। बालू का टिब्बा क्या होता है हमने डिस्कस किया था। जैसे कि बालू है, हवा की वजह से एक जगह का बालू दूसरी जगह जाकर ये जमा करते हैं, अपरदन होता है यहाँ और यहाँ निक्षेप करते हैं। ठीक है, उससे अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है, तो बालू टिब्बा का भी निर्माण होता है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद ये बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, इसको बरकान कहा जाता है, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले जैसलमेर जाने का तो वहाँ आप बरकान देख सकते हैं, जो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। ये देखिए, भारतीय मरुस्थल आपको दिखाया गया है चित्र में। नेक्स्ट है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों
संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण जो तट है, तटीय मैदान जो पश्चिमी तट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी तट में सबसे उत्तरी भाग है, उसको हम कोंकण तट कहेंगे। यह भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान में रखना है। कोंकण तट जो कि मुंबई तथा गोवा के बीच का क्षेत्र है, उस सारे मुंबई से लेकर गोवा तक के भाग को हम कोंकण तट कहेंगे। मध्य भाग को हम क्या कहेंगे? कन्नड़ मैदान। एवं दक्षिणी भाग को, सबसे दक्षिणी भाग को हम क्या कहेंगे? मालाबार तट कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में रखना है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। अब पूर्वी तट के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो पूर्वी तट जो है, ये तो हमने पश्चिमी तट के बारे में अभी हमने देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे पूर्वी तट के बारे में। तो पूर्वी तट में सबसे उत्तरी भाग को हम क्या कहेंगे? उत्तरी भाग को हम कहेंगे उत्तरी सरकार, ठीक है। जबकि दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग को हम कहेंगे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। चिल्का झील, डेल्टा क्या होता है? जब नदियां अपने साथ जो अवसाद लेकर आती है और वो समुद्र में गिरने के पहले यह अवसाद यहाँ जमा कर देती है, अलग अलग आकृति का निर्माण होता है उससे, ठीक है। और उसी को हम डेल्टा कहेंगे। और डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होती है और यहाँ कृषि अच्छा होता है, ठीक। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। देखिए तटीय मैदान आपको इस चित्र में दिखाया गया है। चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब हम जानेंगे द्वीप समूह के बारे में। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल का अंभाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। और वो कौन कौन से द्वीप है? एक है कौन सा? अंडमान निकोबार, एंड दूसरा है लक्षद्वीप। ये देखिए, ये है द्वीप। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। हमने मैप में भी देखा था लक्षद्वीप। द्वीपों का यह समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक। नेक्स्ट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानें। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, ठीक है। विषुवत वृत्त क्या होता है? जैसे ये ग्लोब है तो 0 डिग्री अक्षांश जो है वो ग्लोब पृथ्वी को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करती है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ना, इसी को हम विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहेंगे। तो इसी के पास स्थित है, ठीक है। एवं वहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ देखिए ये भी एक बॉक्स में दिया है, इसके बारे में जानते हैं। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल पॉलिप्स जो है कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है।
इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, प्रवाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रवाल रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति एंड थर्ड है प्रवाल वलय। तो जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये प्रवाल है और ये कौन से प्रकार का है? प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय जो है द्वीप गोलाकार तथा हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। विभिन्न आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिए। यहाँ आंसर राइटिंग का भी है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ आंसर लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे को डर लगता है कि हम आंसर कहाँ से लिखें, कैसे स्टार्ट करें, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर। और एक बेनिफिट ये भी है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि जो भी अभी हमने पढ़ा उसका अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं फिर भी आप खुद से भी सॉल्व करके आप देखिए, और कुछ भी पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।